तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल था, वहाँ पर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर स्टैंडर्ड है, आगे की चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ठीक है, वहाँ पर पॉलिनोमियल में आपने देख लिया था कि कैसे पॉलिनोमियल हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो दिया गया है ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। उसके बाद उसका डिग्री देखा गया था, उसके पावर्स देखे गए थे, उसका ऑर्डर्स देखा गया था, उसके कोफिशिएंट्स के बारे में देखा गया था, उसके जीरोज तक भी आपने देख लिए थे। वहाँ पर आपको जो दिया गया था वो या तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री मतलब क्या होता है, जो उसकी ग्रेटेस्ट पावर होती है, या तो वहाँ पर दिया गया था 2 डिग्री का पॉलिनोमियल या तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल जिसका आपने जीरोज फाइंड किया था। और इसके बाद आपने ये भी देखा था कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल्स को, किसी भी 2 पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड करते हैं। यहां पर भी थोड़ा सा है डिवाइड, लेकिन उसका स्टैंडर्ड लेवल है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो होता क्या है पॉलिनोमियल भाई, अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल की, तो यहां पर ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो सीधी सी बात है भाई, जहां पर बहुत सारे टर्म्स होंगे, मेनी टर्म्स, जो कोई भी टर्म्स होगा जहां पर बहुत सारे टर्म्स होंगे। अच्छा, एक चीज और, यहां पर टर्म्स, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर हर एक टर्म्स के साथ वेरिएबल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के साथ हो। उसमें नहीं होगा तो वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल भी क्या होगा आपके पास, पॉलिनोमियल यहां पर आपको जो स्टार्ट करना है वो केवल और केवल 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से स्टार्ट करना है। 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो उसको बोलते हैं आप लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं, देखिए 1 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि, अच्छा यहां पर पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है, आप कितने भी डिग्री का लिख लीजिए पॉलिनोमियल, वेरिएबल एक ही होगा। जो वेरिएबल आपने स्टार्ट में यूज कर लिया वही वेरिएबल आप हमेशा पूरे उस इक्वेशन में यूज करेंगे, वो कितने भी डिग्री का होगा। तो अगर यहां पर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल सपोज दैट दिया गया है 2x + 5। तो 2x + 5 में यहां पर वेरिएबल क्या है? x, और इसकी जो पावर है वो क्या है? यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, इसकी पावर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो जब पावर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां पर पावर 1 है, और जब पावर 1 होता है तो आपने बोला था इसको क्या, वहां पर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोला था आपने। आगे आपने देखा था कि अगर यही इक्वेशन आ जाए और इसकी डिग्री हो जाए गलती से 2, क्या हो जाए इसकी डिग्री? 2x² + 5x + 3। अगर इसकी डिग्री हो जाती है 2, तो वो हो जाएगा आपके पास क्या, जो पॉलिनोमियल है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसको बोल दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहीं पर अगर आपकी पावर 3 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। 9th में इतना ही था। अगर वहीं पर आपकी पावर हो जाए 3, 2x³ + 5x² + 3x + 9, अगर ऐसा हो जाता है तो वो हो जाता है आपका क्या? क्यूबिक इक्वेशन। और अगर आपके पास यहां पर हमने बताया जब आपको स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही स्टार्टिंग में आप में दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं हम कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा था 9th क्लास में, वापस से यहां पर कार्टेशियन प्लेन आया है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? एक्सिस होते हैं। पहली बात तो ये, यहां पर जो आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ना है वो 2D का पढ़ना है, यानी 2 डायमेंशन का पढ़ना है। तो ये होता है एक्स एक्सिस, एक डायमेंशन में आपका एक्स एक्सिस हो गया, दूसरे डायमेंशन में आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, देखते हैं आगे। जब ये आपके पास एक्सिस हो जाएगा तो यहां पर जो होगा आपका ये हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट्स होते हैं तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट,
ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और अगला जो आएगा वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के बाद क्या होता है, इसका साइन भी याद रखना है, तो याद रखिए या तो जैसे हम समझा रहे हैं वैसे याद रखिएगा। होता क्या है कि जब भी हम देखते हैं तो उसकी बाउंड्री वॉल को देखते हैं। यहां पर देखेंगे, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है भाई, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस बाउंड्री वॉल में है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। दोनों ही पॉजिटिव का मतलब एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं। एक चीज और, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वहां सबसे पहले आप एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद आप वाई एक्सिस लिखते हैं। तो यहां पर हमने जो पहला साइन लिखा था वो एक्स एक्सिस के बिहाफ में लिखा, जो दूसरा साइन लिखा वो वाई एक्सिस के बिहाफ में लिखा। इसके बाद अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर इसमें भी बाउंड्री वॉल देखते हैं भाई, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई, लेकिन एक्स का यहां पर नेगेटिव एक्सिस है, तो यहां पर एक्स एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव और वाई एक्सिस हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बाउंड्री वॉल को देखते हैं, यहां पर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस एंड माइनस। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाएगी तो इसकी भी बाउंड्री वॉल को देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस यहां पर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के फोर साइन प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये नहीं देखना था, यहां पर देखना क्या है इसके आगे बताते हैं। यहां पर आपको देखना यह था कि अगर आपके पास कोई एक ग्राफ बना दिया गया और ग्राफ बना दिया गया उसमें ये आ गया, चलिए, और बोल दिया गया आपको एक्स एक्सिस के बिहाफ में इसका सॉल्यूशन बताना है या वाई एक्सिस के बिहाफ में इसका सॉल्यूशन बताना है, तो क्या होगा। तो देखिए भाई, जब आप एक्स एक्सिस के बिहाफ में बताएंगे इसका सॉल्यूशन, तो जितना भी एक्स एक्सिस लाइन को जितने भी पॉइंट पर टच करेगा, जितने भी पॉइंट पर वो कट करेगा या टच करेगा, वो उसके सॉल्यूशंस होते जाएंगे। यहां पर ये जरूर ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस की बात की जा रही है या वाई एक्सिस की, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस की बात करें वहां पर y इक्वल्स टू 0 हो जाता है और अगर y एक्सिस की बात करें तो वहां पर x इक्वल्स टू 0 हो जाता है। देखिएगा, अब अगर x एक्सिस की बात यहां पर की जाएगी तो ये हो जाएगा एक ये, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये। जितने इसके पॉइंट्स हैं उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। यहां पर एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट्स मिले हैं, 4 पॉइंट्स मिले हैं, तो अगर एक्स एक्सिस के बिहाफ में देखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके जो जीरोज होंगे, सॉल्यूशन को ही बोला जाता है जीरोज, तो इसके जो जीरोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 4। यहीं पर अगर वाई एक्सिस के भी यहां पर लिख देते हैं ऑन एक्स एक्सिस, यहीं पर अगर बात करें हम वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की बात करने के लिए हमें देखना होगा कि वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको। तो यहां पर देख रहे हैं वाई एक्सिस की ये लाइन है और इस पर केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1। किस पर, ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर जो इसके जीरोज हो जाएंगे वो हो जाएगा 1। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये जीरोज जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देखेंगे ये जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे आ रहा है ये, इसका मतलब क्या है, यहां पर नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो हमारा जीरोज होगा वो नेगेटिव होगा। यहां पर देखेंगे तो इसमें 2 जीरोज नेगेटिव और 2 जीरोज पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो बहुत फंसाता है इसका, वो क्या है देख लीजिए जरा। ये आपके पास ग्राफ दिया गया है, ये आपके पास ग्राफ दिया गया है, बोल दिया गया कि किसमें एक्स एक्सिस के बिहाफ में कितने जीरोज होंगे। तो भाई अभी हमने बोला कि इवन वो टच करके चला जाता है तो भी उसका जीरोज आ जाता है, एक जीरोज, दूसरा जीरोज और तीसरा, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, टोटल 3 जीरोज हो जाएंगे। एक और आगे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया, ये हो गया। चलिए अभी देखते हैं इसके कितने जीरोज होंगे भाई। ठीक है, तो अभी इसके जीरोज कितने होंगे, 1
2 3 4। अब 4 यहां से टच करके और यहां पर वापस चला गया तो इसके भी टोटल 4 ही जीरोज होंगे। हम यहां पर गलतियां क्या करते हैं कि एक यहां पर टच कर रहा है और एक यहां पर भी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं 5 0, जो कि गलत है। 4 जीरोज होंगे, वो इसका सोल्यूशन है। और वो इसलिए है कि यहां पर भाई इसने अभी तो एक्स एक्सिस पर चलना स्टार्ट किया और एक्स एक्सिस पर ही चलता गया। इवन वो x का नेगेटिव एक्सिस भी नहीं ले रहा ना, y का नेगेटिव एक्सिस भी वो नहीं यूज कर रहा है, वो अभी x में ही चल रहा है। तो जब तक x में चलेगा और वापस से x से बाहर चला गया, इसका मतलब वो एक ही पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जब एक ही पॉइंट हो गया तो इसके जीरोज कितने होंगे? 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में है भी। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए आगे देखते हैं। अभी ये सब बेसिक चल रहा है, स्टैंडर्ड लेवल पर अभी नहीं आए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो ये था जो कि आपका पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का था, जहां से कि इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स के। आगे आपको क्या दिया जाएगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके बाद जो दिया जाता है आपको, वो दिया जाएगा क्या? वो आपको दिया जाएगा इसके बाद कि आपके पास पॉलिनोमियल्स दिया गया है, फाइंड करना है उसके जीरोज। आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उसके जीरोज को करना है आपको फाइंड। एक क्वेश्चन बताते हैं, एक ही क्वेश्चन से जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे सभी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपने स्टेप पर ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। वैसे आपने 9th में देख लिया है, बट फिर भी यहां पर हम देखते हैं, यहां पर स्टैंडर्ड लेवल का आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, देखते जाइएगा, उसको भी समझाएंगे हम। तो यहां पर हमने बताया अभी आपको कि होता क्या है, जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो यहां पर बात करते हैं हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है a, x का कोफिशिएंट है वो है b, और जो लास्ट में है जिसमें वेरिएबल दिया ही नहीं गया, वेरिएबल क्या है भाई? x। लास्ट वाले में तो दिया ही नहीं गया है, तो जब वहां पर वेरिएबल नहीं दिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। b क्या है? x का कोफिशिएंट। a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां पर आगे देखते हैं। अब यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास दिया गया है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे उसके जीरोज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स बताएंगे, आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। देखिएगा क्या, आपके पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बोल दिया गया कि यहां पर आपको फाइंड करना है क्या? इसका जीरोज। अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं है कि यहां पर 2 हो ही। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल यहां पर वेरिएबल्स आ गया, सपोज x स्क्वायर ही आ गया बस, तो वहां पर उसका अगर हम कोफिशिएंट देखेंगे तो वो 1 तो होगा ही ना। अगर किसी भी नंबर के पहले कोई नंबर, किसी भी वेरिएबल के पहले कोई नंबर नहीं लिखा गया तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब यहां पर विद साइन रखेंगे, वो देखना जरूरी है। देखिएगा, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो यही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट टर्म। पहले इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई।
चलिए तो यहां पर साइड में कर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये है 2 और ये है 6, तो 2 और 6 को करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन दोनों में प्लस का लगा है इसलिए साइन का कोई भी देखना ही नहीं है। तो ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है यहां पर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, इन्हीं नंबर्स को, ये जो नंबर है 12 जो नंबर आया है, इसी नंबर्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, प्लस का 5 है, तो प्लस साइन लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहां पर हम लिखते हैं केवल 5। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं भाई। अब यहां पर अगर हम देखेंगे 12, तो 12 के कौन से ऐसे दो पार्ट्स होते हैं भाई जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और अगर प्लस करें तो 5 आ जाए। तो करते क्या है, इन्हीं को जो 12 दिया गया है इसी को कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइज। देखिएगा 12 हमारे पास है, इसी को करते हैं प्राइम फैक्टराइज। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब यहां पर देखना है हमको कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आना चाहिए आपके पास क्या, 12। तो 2 2 जा 4 3 जा 12। आगे देखना है कि अगर इन्हीं को हम यहां पर सॉल्व करते हैं और प्लस कर देते हैं तो आना चाहिए हमारे पास आंसर 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। क्या यहां से आ सकता है कुछ भी, कभी नहीं आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हमारा आंसर आ ही जाए, क्योंकि यहां पर अगर हम इसको असेंबल करते हैं तो यहां पर या तो हो जाएगा ये 3 2 जा 6 और ये हो गया 2, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा 5, या फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 यहां पर है 3, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी 5 नहीं आने वाला है। तब कैसे करें, तो तब के लिए क्या होता है कि आपको इसी नंबर्स को, क्योंकि यहां पर आपके पास डायरेक्ट है 6, आंसर लाना है 5, तब आपको करना क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करना होगा। या तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि यहां पर अभी नहीं पॉसिबल है। तो जब ऐसा कोई भी फॉर्मूला है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो रहा है, तब के लिए हम आपको बताते हैं कि वहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देन यहां पर आपका हो जाएगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब आप अप्लाई करते हैं जब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अभी इसका आंसर आएगा। अच्छा, यहां पर कंपैरिजन करते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। देख लेते हैं इसको यहां पर कि कैसे हम a, b और c की वैल्यू रखें और हमारे पास आंसर आ जाए। देखिएगा, तो यहां पर a, b और c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 2, b की वैल्यू क्या दिया गया है 5 एंड c की वैल्यू क्या दिया गया है 6। c की वैल्यू क्या दिया गया है 6। ठीक है, तो अगर हमको इसको रखना होगा इस फॉर्मूले पर, तो माइनस b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहां पर आएगा, और b स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस b 4ac, 4a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 6 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 2 8 और 8 6 48।
और यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4। आगे देखते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, और यहां पर हो जाएगा 25 में से 48 को माइनस करेंगे तो आएगा 23, तो 23 और अपॉन में हो जाएगा 4। अब यहां पर इसका रियल जीरोज पॉसिबल नहीं था, तभी ये सॉल्व नहीं हो रहा था। यहां पर क्योंकि इसकी पावर्स यानी कि इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो इसके जीरोज भी तो 2 ही आने चाहिए। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरोज 1, 2 है तो इसके जीरोज 2 आएंगे, 3 है तो इसके जीरोज 3 आएंगे। डिपेंड करता है इसके डिग्री पर। तो यहां पर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए यहां पर जो इसके जीरोज हो जाएंगे, तो यहां पर क्योंकि 2 हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर देखेंगे तो उसके जीरोज अल्फा और बीटा लिए जाते हैं। तो यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपके पास -5 प्लस रूट में 23/4, और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -5 माइनस रूट 23/4। तो ये हो गया आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू। ये इस तरीके से क्यों आया है, क्योंकि रियल जीरोज यहां पर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, रियल जीरोज पॉसिबल ना होने की वजह से यहां पर ऐसा जीरोज आया है। अब एक देख लेते हैं कि रियल जीरोज कैसे आएगा। सपोज दैट यहीं पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0। इसको भी देख लेते हैं भाई कैसे ये होगा सॉल्व। तो यहां पर हमने अभी बताया कि आपको सबसे पहले आप x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 × 3, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 का आपको करना है फैक्टराइज, जिसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और प्लस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, और मिडिल टर्म क्या है भाई, मिडिल टर्म है 5। ठीक है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6। अब आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और यहां पर आना चाहिए, इनको प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपके पास हो जाएगा 2 नंबर्स 2 और 3। कैसे 2 और 3 आया, 6 लीजिए, 6 को कर दीजिए फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो आपके पास 2 नंबर हो गया, एक 2 है दूसरा 3 है। आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², 5 की जगह पर आप क्या लिखेंगे 2 + 3x और +3 = 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। आगे इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 टर्म का पेयर बनाना है आपको ये, और इसके बाद करना क्या है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2x, इसमें भी 2 है, x भी दोनों में है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा x + 1 + 3, और यहां पर देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या x प्लस, क्योंकि 3 पूरा कॉमन हो गया तो आ जाएगा 1। आगे देखेंगे तो यहां पर अभी अगेन आपके पास 2 पेयर्स हो जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा x + 1, और यहां पर बचेगा 2x + 3। ठीक है, अब अगर इसके जीरोज फाइंड करना हुआ तब क्या करेंगे आप, इसके जीरोज फाइंड करने के लिए यहां पर देखेंगे इफ x + 1 = 0 then x = -1, एंड यहां पर देखेंगे कि 2x + 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा -3, एंड x = हो जाएगा -3/2। तो यहां पर अगर देखें तो आपके पास 2 जीरोज आ चुके हैं, पहला है -1, दूसरा है -3/2। ठीक है,
तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है जो कि सॉल्व करना है तो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो हमने आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, आप उससे सॉल्व करेंगे और आपके दोनों जीरोज आ जाएंगे बहुत ही ईजिली। बस आपको स्टेप्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे आपको देखना होगा कि जब भी आपके पास यहां पर जो दिया गया है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसके बीच में कुछ होता है रिलेशन, उसके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। तो आइए देख लेते हैं रिलेशंस क्या होते हैं उसके बीच में। रिलेशन between zeros and coefficients of quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या देखना है आपको, रिलेशन देखना है। तो हमने बताया अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज विल बी अल्फा एंड बीटा। सपोज कर लेते हैं कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा होंगे। तो जब जीरोज इसके अल्फा और बीटा होंगे तो यहां पर हमको देखना क्या होगा, इसके दो रिलेशंस देखने हैं। पहला तो सम देखना है और दूसरा देखना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, क्योंकि जीरोज आपके पास अल्फा और बीटा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। दूसरा आपको देखना है मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए जब आपके पास सम ऑफ जीरोज होता है तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बीच में रिलेशन होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी। बी क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मल्टीपल ऑफ जीरोज क्या होता है, तो ये होता है c अपॉन ए। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और a क्या होता है, अभी हमने बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास दो चीजें दी जाएंगी और जो कि यहां पर आपको करना होगा सॉल्व, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना होगा। तो रिलेशंस जो होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसके पहले जो भी चीजें हैं उसको नोट कर लीजिएगा।